हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स में वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है ना अभी, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्शन नहीं, फ्रैक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिफरेंस ये होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग मीडियम चेंज नहीं करते। अगर मान के चलो एक यहाँ पे एक सरफेस है, उस सरफेस में हमने एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट पर मैंने लाइट को ऐसे इंसिडेंट कर दिया इस पॉइंट पर। तो दिस इज द इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, तो ये था हमारा इंसिडेंट लाइट, ओके। और ये था हमारा रिफ्लेक्टेड, फ्लेक्टेड लाइट, फ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, फ्लेक्टेड लाइट। तो देखो आप, ये था एंगल ऑफ, यहाँ पे था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो जब लाइट किस मीडियम से आ रही थी, एयर मीडियम से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद किस मीडियम से जा रही है, एयर मीडियम से जा रही है ना। तो लाइट इंसिडेंट होने से पहले किस मीडियम से आ रही थी, एयर मीडियम से आ रही थी, ओके। और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कहाँ से पास हो रही है, एयर से पास हो रही है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मीडियम को चेंज नहीं कर रहे, मीडियम को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम लोग लाइट को दो अलग अलग मीडियम से पास कर लेते हैं ना, तो आपको दिखेगा वहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। वो क्या होता है, देखो आपको बता देता हूँ। देखो एक मान के चलो, यहाँ पे आपने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर, ऐसा कंटेनर ऐसे कुछ तो आप ले लो, ठीक है। उसमें आपने पानी ऐसे भर दिया, पानी भर दिया है ना, इसे पानी भर दिया उसमें हमने। और जो पानी होता है ना, वो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। पानी का डेंसिटी एयर से ज्यादा होता है, डेंसिटी ने मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया पानी, ठीक है, पानी का डेंसिटी एयर से ज्यादा होता है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक ऐसे इस पानी के सरफेस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग। पानी की सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, अब ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब देखो क्या होता है, अब क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल हो गया हमारा। अब लाइट को क्या करेंगे ना, एयर मीडियम से लाएंगे, समझ लो यहाँ पे एयर मीडियम है, और जो एयर मीडियम होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर यानी इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है ना। ऑप्टिकली रेयर मीडियम यानी लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी, रेयर यानी लेस डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी कम है और पानी के केस में डेंसिटी ज्यादा है। तो अब क्या होता है ना, समझ लो अब लाइट रे आ रहा है इस तरीके से, इस पॉइंट पर वो क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, क्या हो गया, इंसिडेंट। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल को नीचे ला देंगे, उसको डायरेक्टली एज इट इज, ऐसे नॉर्मल को मैंने नीचे ला दिया है ना, ओके। तो लाइट यहाँ पे आप इंसिडेंट रे देख रहे हो, इंसिडेंट रे देख रहे हो, और यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बन जाएगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग मेजर करते हैं इंसिडेंट रे का विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, वर्टिकल से एंगल मेजर कर लेते हैं ना। और मान के चलो यहाँ पे पॉइंट कुछ तो ओ है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है। जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, तब तब क्या हो रहा था, दो चीजें थी। एक तो लाइट जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रही थी, आ रही थी, और रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी मीडियम से पास हो रही है। लेकिन
रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखो जो लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो तो है रेयर मीडियम, जिसका डेंसिटी क्या है हमारा, कम है। लेकिन अब लाइट जब पास हो गया ना, अब वो डेंसर मीडियम से पास हो गया, यानी लाइट दो अलग अलग मीडियम से पास हो रही है, ध्यान रखना। जब लाइट अलग अलग मीडियम से पास होती है तभी आपको मिलेगा रिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट जब सेम ही मीडियम से पास होती है ना, तब आपको मिलता है रिफ्लेक्शन। ठीक है। और एक चीज, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ये ध्यान रखना ना। चलो अब हम लोग रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, जब भी लाइट रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तब ध्यान रखना लाइट थोड़ी सी बेंड होती है। क्या होती है? बेंड, स्ट्रेट नहीं निकलेगी। देखो नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो हमको पता है कि लाइट कभी भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है ना, तो नॉर्मल तरीके से जब हम लोग सोचेंगे तो लाइट शुड पास स्ट्रेट लाइन, ऐसे। लेकिन लाइट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में पास नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब लाइट दूसरे एयर से पानी मीडियम में जाएगी ना, तो पानी का डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। और पानी का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से लाइट का वेलोसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपको इतना तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि लाइट का वेलोसिटी एयर में ज़्यादा होता है, एयर में और वैक्यूम में। लेकिन लाइट का वेलोसिटी जब हायर डेंसर मीडियम में आता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, चेंज हो जाता है, कम हो जाता है वो। तो कम हो जाने की वजह से लाइट अब स्ट्रेट पास नहीं होगी, वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ अब बेंड करेगी। लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या करेगी? बेंड करेगी। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, इसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग को हम लोग बोल लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे बात? सो दिस बेंडिंग इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट का वेलोसिटी चेंज होता रहता है। तो आपको मालूम होगा कि एयर में और वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी लगभग सेम होता है। लगभग बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं, एयर में थोड़ा सा कम होता है लेकिन लगभग सेम होता है। तो एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ऐसे में पकड़ के चलता हूँ। लेकिन जब वो लाइट डेंसर मीडियम से पास होता है ना, जैसे वाटर से, तो क्या होता है ना, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए वो लाइट जो है ना, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है, वो रूल भूलना मत। रूल देखो क्या है, जब भी लाइट, जब भी, वो रूल याद रखना, जब भी लाइट जो है, जब भी लाइट जो है वो आपकी आपकी रेयर मीडियम से, यानी कम डेंसिटी वाला मीडियम, रेयर मीडियम से मीडियम लेस डेंसिटी टू डेंसर मीडियम यानी हाई डेंसिटी जब पास होगा, तो ध्यान रखना लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, इसकी तरफ ध्यान रखना है आपको। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? ये रूल को भूलना मत आप लोग। और इसका उल्टा एक रूल होता है, जब भी लाइट, उल्टा करो, अब डेंसर मीडियम से जब वो पास होगा रेयर मीडियम की तरफ, जब लाइट डेंसर मीडियम से पास होगा रेयर मीडियम की तरफ, हाँ एग्जैक्टली आपने सही सोचा कि लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से लाइट दूर जाने की कोशिश करेगी जब वो डेंसर से रेडियल मीडियम में पास होगा। तो ये हम लोग इसको डायग्रामेटिकल समझेंगे। देखो, तो मान के चलो वही हम लोग कंटेनर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। कंटेनर नंबर 1 यहाँ पे है और कंटेनर नंबर 2 यहाँ पे है। सॉरी बात, तो ध्यान रखना, तो आप ध्यान रख सकते हो इसमें कि जब भी तो यहाँ पे
एक ही कंटेनर काफ़ी है आपको पढ़ने के लिए। तो चलो ध्यान रखना, अभी इसकी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी वो डेंसर से रेयर जाएंगे, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उसको हम लोग समझेंगे, देखो डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो यहाँ पे ऐसे दो चीज़ें ले लो, ऐसी दो चीज़ें आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ड्राइंग का नॉर्मल ड्रॉ करके ले लो, हो गया काम। हाँ, नाउ स्टार्ट ड्राइंग इंसिडेंट लाइट। समझ लो ये वाला पॉइंट आपने कंसिडर किया। हाँ, और ये बाहर का जो समझ लो यहाँ पे मीडियम है, रेयर मीडियम है। देखो ये बाहर का मीडियम मान के चलो आप, ऑलरेडी ये रेयर मीडियम है। क्या है, दोनों डायग्राम के लिए बाहर का मीडियम क्या होगा, रेयर, और ये अंदर का मीडियम क्या होगा, दोनों डायग्राम के लिए डेंसर। दोनों डायग्राम के लिए अंदर के मीडियम डेंसर है, बराबर। अब चलो, अब आप इंसिडेंट लाइट ड्रॉ करना शुरू करो। देखो इस पॉइंट पर समझ लो लाइट इंसिडेंट हो गई। अब सोच के देखो आप, लाइट कहाँ, इंसिडेंट लाइट को हम लोग बोलेंगे आई। अब देखो लाइट कहाँ से, अब यहाँ पे याद रखना मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ। आई का मतलब होगा इंसिडेंट लाइट, द मीनिंग ऑफ आई इज इंसिडेंट लाइट, and meaning of light R is refracted light। इसको भूलना मत आप। तो देखो लाइट अब यहाँ पे इंसिडेंट आपको दिख रही है, लेकिन हम लोग रेयर से डेंसर मीडियम की जाने की वजह से लाइट बेंड होना चाहिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, स्ट्रेट नहीं निकलेगा। वो मीडियम की वजह से लाइट का डेंसिटी क्या हो जाता है, चेंज होता है, स्ट्रेट नहीं निकलेगा। सॉरी, मीडियम डेंसर अगर होगा, डेंसिटी अलग होगा, तो लाइट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, ये तो हमको पता चल रहा है। यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ, अब ध्यान रखना ये रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हाँ, अब रिफ्लेक्शन में आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता ना। मैथमेटिकल आप ज्योमेट्री से समझ सकते हो ना उस फिगर के। रिफ्लेक्शन में कैसा था, इंसिडेंट लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम था, लेकिन अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं है, रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। हाँ, अब दूसरा वाला केस हम लोग लेते, मान के चलो लाइट पहले से ही डेंसर मीडियम से पास हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट लाइट। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट। अब नॉर्मल को थोड़ा सा नीचे खींच लेंगे ऐसे। चलो, हाँ, अब याद रखना लाइट अब इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर, लाइट इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर। अब ध्यान रखना क्या होगा, लाइट अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम। देखो लाइट असल में जाना तो चाहिए ऐसी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये होगा, और अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब बढ़ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब क्या हो गया, बढ़ गया। समझिए बात। तो याद रखना कि रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ फ्रैक्शन इक्वल नहीं होता, रिफ्लेक्शन में वो इक्वल होता है, इसकी तरफ आपको याद रखना है। ओके, और एक चीज, जब भी आप लाइट को पास करते हो अलोंग द नॉर्मल, समझिए नॉर्मल है ना। अगर आपने लाइट को पास कर दिया अलोंग द नॉर्मल, तो देखो मान के चलो लाइट सपोज इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड गोइंग इनटू द डेंसर मीडियम, तो देखो अलोंग द नॉर्मल क्या होगा ना, अलोंग द नॉर्मल जो होता है ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 0 होता है। ये नॉर्मल के लिए केस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0 होता है, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो ये लाइट अगर अलोंग द नॉर्मल होगी तब ध्यान रखना, दोनों ही केस में, ये रेयर टू डेंसर आ जाए या डेंसर टू रेयर आ जाए, दोनों ही केस में यही रूल वैलिड है। रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो, अगर लाइट अलोंग द नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। ओके, तो याद रखना हम लोग कौन कौन सी चीजें अभी पढ़े थे। देखो याद रखना कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट
दो सेम मीडियम से पास होता है। रिफ्रैक्शन में लाइट क्या होता है, दो अलग अलग मीडियम से पास हो जाता है ना। और लाइट का जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो मीडियम वाइज चेंज होता है, डिपेंड करता है मीडियम पर। एयर और वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा होता है और डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम होता है। वो भी पॉइंट हम लोग नोट डाउन करके लिखेंगे। देखो वो भी पॉइंट हम लोग नोट डाउन करके लिखेंगे। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पे ये है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट is high in vacuum, और एयर में थोड़ा सा कम होता है, ऑब्लिक एयर। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेयर मीडियम, यानी लो डेंसिटी वाला मीडियम, करेक्ट। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस, या डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाएगा, लेस इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम। अब आपको पता चलेगा, ये वाला जो रूल है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ये इससे आपको पता चलेगा कि लाइट बेंड क्यों हो रही है। देखो पहली चीज आप देखोगे, लाइट जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम जाएगी ना, तो लाइट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होता है, डेंसर में कम होता है। तो लाइट का अगर वेलोसिटी कम हो गया, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी कम होगा तो लाइट रे का जो मोशन है उस मोशन का डायरेक्शन भी चेंज होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज हो गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। अब वो डायरेक्शन चेंज होके इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, याद रखना इसको तरफ। और एक चीज याद रखना कि लाइट का जो स्पीड होता है एयर और वैक्यूम में, लगभग हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम उसको लिखते हैं सी से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एयर में भी इतना ही लगभग होता है, थोड़ा सा कम होता है। अरे बस में चलो, अब आप देख रहे हो कि इसका मतलब हमको एक बात आज समझ में आ गई कि लाइट जो होती है ना, वो उसका स्पीड मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर जो मीडियम की प्रॉपर्टी होंगी उस पर लाइट का स्पीड डिपेंड करता है ना, तो उसके लिए इसका मतलब क्या होगा, मीडियम की जो प्रॉपर्टी होगी उस पर अगर लाइट का अगर स्पीड डिपेंड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि डिपेंड ऑन मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। तो वो हम लोग पढ़ते एक लॉ से, उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको, स्नेल्स लॉ। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे। अब जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, वैसे होती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वैसे। तो उसमें पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता है ना। वो क्या होता है, देखो इंसिडेंट लाइट कॉमा रिफ्रैक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट कॉमा रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूँ, एंड नॉर्मल lie in same plane, and normal lie in same plane, lie in same plane। हाँ, अब ये सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग उसमें, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मीडियम का एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको लिखा जाता है एक तो एन नोटेशन से, नहीं तो म्यू नोटेशन से। म्यू, म्यू है ना ऐसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एन, वो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना।
हाँ, इसको ऐसे रीड किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको ऐसे रीड किया जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जिस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी चेंज होगा वो पहले आना चाहिए, और जिसमें वेलोसिटी, या अब आप ऐसे बोलो कि हाँ, जिसमें लाइट का वेलोसिटी चेंज होता है यानी लाइट बेंड होती है वो पहले आना चाहिए, और जिसमें लाइट स्ट्रेट पास हो रही थी वो नेक्स्ट आना चाहिए लिखने में। ऐसे इसको लिखा जाता है साइन आई अपॉन साइन आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वो जो वैल्यू होती है वो होती है 1.33। ये आप ध्यान रखना, इसको भूलना मत। हाँ, इसको आप ऐसे रीड करोगे आप। अब इसको आइडेंटिफाई करो कि लाइट किस मीडियम में बेंड हो रही है, तो वो हो रही है वाटर मीडियम में बेंड, यानी लाइट कहाँ से आ रही थी, एयर से। तो इसको याद ऐसे रखना है आपको, लाइट एयर से आ रही थी और वाटर में जा रही है, यानी फर्स्ट मीडियम से आएगी और सेकंड मीडियम से पास होगी। ठीक है, अब बताओ, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा NaG, तो बताओ इसमें सेकंड मीडियम कौन सा होगा और फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा? करेक्ट, सही सोचा आपने। फर्स्ट मीडियम है एयर, ए का मतलब एयर और जी का मतलब ग्लास। तो इसको ऐसे रीड किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.5। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, आप इसको याद रखना, इसको आप याद रखना, इसको भूलना मत। ठीक है, इसको भूलना मत, है ना। और ये स्नेल्स लॉ से हमने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन नेचुरली क्वेश्चन कम्स कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में आपको क्या बताने की कोशिश क्या कर रहा है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है। देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन असल में हम लोग पढ़ लेते हैं। दैट डेफिनेशन हम लोग क्या होते हैं, देखो, एन का डेफिनेशन। आपको असल में डेफिनेशन है ना, किसका डेफिनेशन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। अब बच्चों एक चीज आप याद रखना है यहाँ पे कि असल में क्या हो रहा है ना, असल में क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताने की कोशिश क्या कर रहा है। देखो, द अमाउंट ऑफ change in speed of light, the amount of change in speed of light, the amount of change in speed of light in a medium depends upon property of medium, depends upon property of medium, प्रॉपर्टी ने मीडियम रेयर की डेंसिटी, उसकी प्रॉपर्टी होती है ना प्रॉपर्टी मीडियम, और मीडियम की यही जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ठीक है, यानी आप सोच सकते हो n का जो फॉर्मूला था, वो जो n का फॉर्मूला था ना, साइन आई अपॉन साइन आर, है ना। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, इसे हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर, यानी मीडियम को शो करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम को शो करता है ना। मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है? अब देखो, साइन आई अपॉन साइन आर। अब आप सोच के देखो, जब भी लाइट, हमने पढ़ा था कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से जाएगी डेंसर मीडियम में, तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम था। अब जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा था। इसका मतलब ये दोनों भी एंगल इक्वल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो देखो, रेयर टू मीडियम में आई का वैल्यू ज़्यादा होता है, आर का वैल्यू
रेयर टू डेंसर में आई का वैल्यू ज़्यादा होता है, आर का वैल्यू कम होता है, और डेंसर टू रेयर में आई का वैल्यू कम होता है और आर का वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा ना बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, आपको मालूम है कि साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। यानी साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करते रहती है, बराबर। साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती रहती है। तो इसका मतलब आप सोच के देखो, अगर मैंने आपको दो अलग अलग केसेस लेके बताया, कि n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और सोच के देखो लाइट अब पास हो रही है। अब लाइट हमारी जो पास हो रही है ना, लाइट जो हमारी पास हो रही है वो पास होगी रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम पास होगी, करेक्ट। अब जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम पास होगी तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा ना। तब इसका मतलब क्या है ना, अभी हमने पढ़ के रखा था यहाँ पे, अगर साइन में एंगल छोटा होगा तो आंसर भी छोटा होगा, एंगल बड़ा होगा तो आंसर भी बड़ा होगा, करेक्ट। तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आई का वैल्यू बड़ा है तो न्यूमरेटर बड़ा आएगा, न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आएगा, लार्ज आएगा। और आर छोटा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा आएगा, साइन का वैल्यू छोटा होता है, डिनोमिनेटर छोटा आएगा। तो मैथमेटिक्स सोच के देखो, जब रेशो लार्ज अपॉन स्मॉल होता है तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है, रेशो लार्ज अपॉन स्मॉल हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा मैथमेटिकली वो लार्ज होगा ना। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो मैथमेटिकल आंसर क्या होगा, लार्ज होगा। मैथमेटिकल आंसर क्या होगा, लार्ज होगा ना। तो इसका मतलब हमने पहले इस n को लिख के रखा था, दिस इज अ ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। उसको ऐसे लिखा जाता है, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, समझ बात, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होता है। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। देखो इस वाले कंडीशन में हमने ऑलरेडी लिख के रखा था आई इज मोर देन आर, ठीक है। तो इससे हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और याद रखना लाइट कहाँ से कहाँ पास हो रही है, फर्स्ट से सेकंड में पास होती है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होती है। तो इसका मतलब इसको लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट n2 अपॉन n1। तो पहले वाले केस में n2 अपॉन n1 का रेशियो क्या आ गया, लार्ज आ गया, लार्ज आ गया। इसका मतलब n2 इज इक्वल टू लार्ज इंटू n1। इसका मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है फर्स्ट मीडियम से, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है फर्स्ट मीडियम से। अरे बस में इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला ऐसे काम करता है, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको भूलना नहीं है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है ना, कि इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन स्पीड, अमाउंट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे इस नोटेशन में आप देख रहे हो कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है फर्स्ट मीडियम से। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वही लाइट की स्पीड को ज्यादा चेंज करेगा, वही लाइट की स्पीड को ज्यादा क्या करेगा, चेंज करेगा। एक तो लाइट की स्पीड को कम करेगा या ज्यादा करेगा, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो लाइट के स्पीड को चेंज ज्यादा करेगा। अब चेंज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमको मीडियम की डेंसिटी मालूम नहीं होगी। अरे बस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। या इसका उल्टा भी केस होता है ना, उल्टा भी केस होता है। अगर मान के चलो अगर हम लोग उल्टा केस ले लेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, अब देखो जब लाइट जो होगी वो पास होगी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो उस केस में आपको मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे आई छोटा हो गया तो साइन आई का वैल्यू भी छोटा हो गया, तो न्यूमरेटर स्मॉल आ गया। अब आर बड़ा हो गया तो साइन आर का वैल्यू भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो डिनोमिनेटर बड़ा गया, तो रेशियो क्या होगा, फिर स्मॉल होगा ना, मैथमेटिकली स्मॉल होगा। इसका मतलब 2n1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये रेशियो स्मॉल हो गया। तो इसका मतलब n2 इज इक्वल टू
स्मॉल इंटू n1। तो इसका मतलब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज लेस देन फर्स्ट मीडियम। इसका सिंपल से ये मतलब आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जब लाइट जब डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी ना, तो ये फर्स्ट मीडियम जो है हमारा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ रहा है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है, कम आ रहा है। वही तो प्रूव हो गया ना फिर से हमारा। तो इस तरीके से ये काम कर लेता है, तो ध्यान रखना। और एक चीज होती है, हम लोग उसको पढ़ेंगे, हाँ। अब एक चीज याद रखना, जब हम लोग लाइट जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाते हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो डिसाइड, अब ध्यान रखना कि आप फर्स्ट मीडियम किसको बोल रहे हो। आप इस केस में आप फर्स्ट मीडियम हम लोग बोल रहे हैं डेंसर मीडियम को, और सेकंड बोल रहे हैं हम लोग रेयर मीडियम को। इस केस में हमने बोला था कि फर्स्ट मीडियम रेयर था और सेकंड मीडियम डेंसर था, तो ध्यान रखना उसकी तरफ। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। तो उसका जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना ऐसे हम लोग फर्स्ट मीडियम और टू मीडियम ऐसे नहीं लिखते हम लोग, है ना। अगर आपने ऐसे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो वो एक्चुअली उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि आप दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो जब भी दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसको कुछ ऐसा 1 और 2 नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर फिक्स होता है। वो न्यूमरेटर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यानी एक मीडियम इसमें फिक्स ही होता है हमेशा, एक मीडियम इसमें फिक्स होता है, एयर वाला मीडियम, तो इसलिए इसको बोल रहे थे एब्सोल्यूट। हाँ, नीचे वाला मीडियम आप कोई भी ले लो, लेकिन एक मीडियम तो फिक्स होता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, यानी वैक्यूम जैसा होता है, 3 × 10⁸, उसको हम लोग दिखाते हैं C से, और स्पीड ऑफ लाइट इन एडी मीडियम उसको हम लोग बोलेंगे V से। तो ध्यान रखना बच्चों, दो अलग अलग चीजें होती है। एक ऐसे जब आप लिखोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकंड मीडियम विद स्पीड फर्स्ट, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और सिर्फ n लिखा जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम n2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, करेक्ट, एनी मीडियम। इस तरीके से ये वाला काम कर लेता है, ठीक है। तो इस वाले आपको पार्ट को नहीं बोलना है। हाँ, तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसमें जो होते हैं हम लोग n2/n1 ना, ये n2 और n1 ये जो होते हैं ना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। इसको हम लोग एब्सोल्यूट बोल सकते हो, है ना। तो इसमें ये हम लोग C/V का फॉर्मूला डाल सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या होगा ना, इसमें C हमेशा फिक्स रहेगा, सिर्फ ये V चेंज होगा मीडियम टू मीडियम, क्योंकि n2 का मतलब यहाँ पे V2 होगा और n1 का मतलब यहाँ पे V1 होगा, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2n1 इज इक्वल टू n2/n1। तो इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग पुट कर सकते हैं, देखो C/V2 और ये होगा C/V1, C/V2 ये होगा C/V1, ठीक है। तो इसका मतलब n1 का मतलब होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और N2 होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अब ये था, ये फर्स्ट मीडियम था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम था, करेक्ट। इसका तरफ ध्यान रखना है, भूलना मत, ये दो चीजें होती है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से आप इन दोनों को लिंक कर सकते हो मेमोराइज करने के लिए। आर गेटिंग दिस आर्टिकुलेट। और ग्लास का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर मैंने बताया था आपको, भूलना मत, वो वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको भूलना मत, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये वाला 1.33 होता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 होता है, ठीक है। इसके बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखो। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, the speed of light in air is 3 into 10 raised to 8 meter per second, 3 into 10 raised to 8 meter per second, and speed of light in water is 2.26 into 10 raised to 8 meter per second. Find n ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, तो ये हमारा रेफरेंस होता है, कभी चेंज नहीं होता। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम तो हमको दे दिया, n पूछ रहा है, नहीं एब्सोल्यूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये? एब्सोल्यूट, क्योंकि एयर आ गया ना, एक स्पीड अगर एयर का आ गया तो हमेशा रखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और दूसरा स्पीड मीडियम का होता है। अगर दोनों भी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के आ गए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। फिर रेफरेंस उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें कोई रेफरेंस फिक्स नहीं होता। हाँ, अगर रेफरेंस अगर एयर का होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और जनरली हमारे केस में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एयर ही रेफरेंस पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, सॉरी एनी मीडियम। तो ये एनी मीडियम का स्पीड होता है और ये स्पीड होता है इन एयर का या वैक्यूम का। तो डाल दो वैल्यू 3 into 10 raised to 8 डिवाइड बाय जो v होता है वो होता है 2.26 into 10 raised to power 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 1.33। अब ये 1.33 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया ना। फिर ये तो प्रूव किया ना मैंने, वाटर दे था ना यहाँ पे, ठीक है। आ रहे बस में, इसको भूलना मत आप। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला ऐसी होती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, इसको रेट ऐसे करता है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, लेकिन लाइट कहाँ से कहाँ पास होती है 1 to 2। इसको ऐसे लिखेंगे N2 upon N1। इसको मैथमेटिकली उल्टा करके लिख सकते हैं ना ऐसे 1 upon N1 upon N2। अगर इसको 1 upon N1 upon N2 लिखा जाएगा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ना, फिर रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा। इसको ऐसे उल्टा भी इसको प्रूव किया जा सकता है, देखना। तो इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल है क्या देख लो, वेट अ मिनट। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे देखो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and for glass it is 3/2
with respect to air, what is a refractive index of glass with respect to water। अब ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन में दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया, लेकिन दोनों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ये वाला आपने रेफरेंस यहाँ पे चेंज कर देना, आप रेफरेंस वाटर ले रहे हो और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को फॉर्मूले के ले लेंगे, है ना। तो देखो, अब उसने आपको वैल्यू दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी सेकंड मीडियम। जो रेफरेंस होता है ना, वो रेफरेंस हमेशा यहाँ पे आना चाहिए, राइट में। रेफरेंस हमेशा राइट में आना चाहिए, ध्यान रखना इसकी तरफ। रेफरेंस शुड ऑलवेज कम ऑन द राइट हैंड साइड। तो दोनों के लिए पहले एयर का रेफरेंस लेके लिया था, तो उसका आंसर आ गया था 4/3 और इसका आंसर था 3/3, 3/2। यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा NW/NA। रेफरेंस नीचे ऐसे देखो, रेफरेंस इस वाले फॉर्मूले में जाओगे तो रेफरेंस राइट में होता है और इस वाले में जाओगे तो रेफरेंस डिनोमिनेटर में आएगा, N2/N1 ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा NJ/NA, करेक्ट। अब वो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब वाटर यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है ना, रेफरेंस ऑफ वाटर आ रहा है, इसको लिखेंगे NJ/NW। NJ/NW, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ दोनों इक्वेशन से NJ/NW कैसे बना सकते हो? बहुत ही आसान है, 2 को 1 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइडिंग 2/1। तो डिवाइडिंग 2/1 का मतलब क्या होगा, NJ/NA होल डिवाइड बाय NW/NA। तो NA और NA यहाँ पे कट गया तो आ गया NJ/NW। तो NJ/NA का वैल्यू क्या था 3/2 और इसका वैल्यू क्या था 4/3। तो 3/2/4/3। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 9/8 यानी 1.25 ये इसका होगा। तो आ रही बस में, तो समरी में आपको यही बताऊंगा, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस यहाँ पे लिखा जाता है और जिस मीडियम में लाइट बेंड हो रही है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, और इसको ऐसे रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसका फॉर्मूला होता है N2/N1। बस ये नोटेशन सीख लोगे और ऐसे लिखने के बाद लाइट कहाँ से कहाँ पास होगी, 1 से 2 में, यानी रेफरेंस से जिसमें लाइट बेंड हो रहा है उसमें पास होगी, और इसको लिखा जाता है N2/N1। इस फॉर्मूला में रेफरेंस नीचे आना चाहिए और जिसका जहाँ पे लाइट बेंड हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आना चाहिए। बस इस फॉर्मूले को समझोगे ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना उसकी तरफ। सो दिस इज टुडेज पार्ट, थैंक यू सो मच।